ये एंड्रॉयड इंट्रोडक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे इन्वायरमेंट सेटअप के बारे में। इन्वायरमेंट सेटअप का मतलब ये हुआ कि अगर हम एंड्रॉयड का कोई एप्लीकेशन तैयार करेंगे तो किस सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने सिस्टम में कैसे सॉफ्टवेयर डालेंगे, ये सब हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो हम एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइन करेंगे उन एंड्रॉयड ऐप को बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की हमें आवश्यकता है, कैसे हम अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, कैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे, ये सब इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हम एंड्रॉयड का ऐप बना रहे हैं उसमें हम किसका यूज करेंगे, जावा का यूज करेंगे। तो जावा की फाइल को कंपाइल करने के लिए सबसे पहले हमें जेडीके की ज़रूरत है। तो जेडीके सबसे पहले जेडीके हमें डालना पड़ेगा। फिर क्या है, दूसरा सॉफ्टवेयर किसकी ज़रूरत है, एडीके की। एडीके की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि वो अलग अलग एपीआई लेवल का यूज होता है। तो एडीके का काम क्या है कि अलग अलग एपीआई लेवल को मैनेज करने का काम है। तीसरा क्या है, किसी आईडीई की ज़रूरत है। आईडीई क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब इन सबको जो बिल्ड करने का काम होता है वो आईडीई के अंदर होता है। आईडीई और टेस्ट एडिटर में बहुत ही डिफरेंस है। टेस्ट एडिटर सिर्फ क्या करता है, कोडिंग करने के लिए हमें स्पेस प्रोवाइड करता है कि हम वहाँ कोड कर सकते हैं, लेकिन आईडीई में बिल्ड करने का, कंपाइल करने का, रन करने का सब कुछ ऑप्शन उसी में इनबिल्ट रहता है। तो एक हमें आईडीई का यूज करना चाहिए, ना कि हमें टेक्स्ट एडिटर का यूज करना चाहिए। तो हम जो इसमें आईडीई का यूज करेंगे, जो हमें एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए आईडीई इस समय प्रेजेंट में मार्केट में उपलब्ध हैं, वो क्या है, एंड्रॉयड स्टूडियो है। और एंड्रॉयड स्टूडियो के पहले जो यूज होता था, जब एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं बना था तो उसके पहले क्या यूज होता था, इक्लिप्स और एंड्रॉयड डेवलपर टूल का यूज, दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, एक्लिप्स का यूज कहाँ करते हैं, जब हम जावा का प्रोजेक्ट कोई बनाते हैं तो हम वहाँ एक्लिप्स आईडीई का यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, एंड्रॉयड अगर हम जावा में बना रहे हैं तो एक्लिप्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको कंपाइल बिल्डअप करने के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए एक अलग टूल उसमें डालना पड़ता था, अलग एक्सटेंशन डालना पड़ता था जिसका नाम था एडीटी, एंड्रॉयड डेवलपर टूल डालना पड़ता था। तो सबसे पहले बात करें कि जो जेडीके के काम क्या है, जेडीके के काम है कि जो हमारा जावा की फाइल है उसको कंपाइल करने का काम है, बाइट कोड में ब्रेक करने का काम है, और जावा से रिलेटेड इन्वायरमेंट देने का काम है, और जो जावा की कोड है उसको बिल्ड जार फाइल में कन्वर्ट करने का काम है। तो ये सब जेडीके का काम है। जेडीके का काम क्या है, जो जावा फाइल हमारी बनेगी एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में, उसको डॉट क्लास फाइल में ब्रेक करना, कंपाइल करके बाइट कोड में ब्रेक करना, ये सब जेडीके के द्वारा होगा। एडीके के द्वारा क्या होता है, एक मिनिमम लाइब्रेरी, आपको एपीआई लाइब्रेरी सेट करते हैं। एपीआई लाइब्रेरी क्यों सेट करना पड़ता है, क्योंकि उसको बिल्डअप करने के लिए किसी ना किसी मिनिमम एपीआई लेवल पे हम काम करेंगे। अगर जब हम कोई ऐप डिजाइन करते हैं तो एक एपीआई सेट करके ये चलते हैं कि इस एपीआई के मतलब इस एपीआई के नीचे हमारा काम नहीं करेगा, इस एपीआई के ऊपर हमारा काम नहीं करेगा, उस एपीआई से बिलो जितने भी मतलब वो हैं डिवाइसेस है उन पे काम करेगा। तो ये सब कौन कर रहा है, एडीके कर रहा है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो एडीके होता है। फिर आईडी में जो हम यूज करेंगे, यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज करेंगे, क्योंकि एक्लिप्स अगर हम यूज करेंगे तो इसमें बहुत ही तामझाम है, क्योंकि पहले एक्लिप्स डाउनलोड करेंगे, फिर एडीटी के द्वारा हम उसकी रूटिंग करेंगे, ये सब करना पड़ेगा। जो कि एक्लिप्स पहले जब एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं बना था तो एक्लिप्स का यूज करके ही लोग एप्लीकेशन तैयार करते थे, लेकिन जब से एंड्रॉयड स्टूडियो मार्केट में आ गया तब से कोई नहीं यूज करता। एंड्रॉयड स्टूडियो कब आया था, 16 मई 2013 को लॉन्च कर दिया गया था बीटा स्टेज पे।
अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फाइल की। तो जो हम अपना जब प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, अपना ऐप ओपन करेंगे, शुरुआत में ओपन होगा तो इन सबको मैनेज एक XML फाइल मैनेज करती है जिसका नाम है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल। इस फाइल में क्या क्या लिखा होता है कि हमारा SDK का वर्जन क्या है, मिनिमम SDK वर्जन क्या है, टारगेट SDK वर्जन क्या है, एप्लीकेशन के लिए बैकअप ट्रू है, लॉन्च उसका आइकन क्या है, वो एप्लीकेशन का नेम क्या है, ये सब क्या इस फाइल में लिखी होती है जिसका नाम है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल। इसमें ये भी लिखा होता है इस फाइल में कि कौन सी एक्टिविटी है मेरी मेन एक्टिविटीज है, मतलब सबसे पहले अगर हमारा ऐप लॉन्च होगा तो कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे दिखेगी। इंटेंट फिल्टर क्या है? इंटेंट फिल्टर का मतलब क्या है कि जो लॉन्चर यूज करेंगे, मतलब लॉन्च होने के बाद जो मेन हमारा वो होगा एंड्रॉयड कौन मेन लॉन्च होने के बाद कौन सा एक्टिविटीज खुलेगा, ये सब कहाँ कैटेगरी के अंदर लिखा गया है कि लॉन्च होने के बाद कौन सा, मतलब जो मेन वाली एक्टिविटीज होगी वहीं ओपन होगा। तो ये सब कहाँ मैनिफेस्ट फाइल में लिखी होती है, मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल में लिखी होती हैं। अब बात करते हैं कि मैनिफेस्ट मतलब जो हम एंड्रॉयड स्टूडियो डालेंगे तो इसमें क्या होता है, मैनिफेस्ट फाइल कहाँ होता है। तो जो हम एंड्रॉयड का ओपन करेंगे तो मैनिफेस्ट फाइल जो ऐप वाला मोड होगा वहाँ हमारे पास मैनिफेस्ट फोल्डर होगा, उसके अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML होगा। अब देखिए जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का सेटअप जब पड़ जाएगा आपके सिस्टम में तो वो ऑटोमेटिक एक लॉन्च होके हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो अगर हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास मैनिफेस्ट फाइल कहाँ है तो जो एंड्रॉयड का डिफरेंट व्यू के द्वारा हम देख सकते हैं, ऐप है, सोर्स है, ये सब अलग अलग व्यूज के द्वारा इसमें देखते हैं। प्रोजेक्ट व्यू है, ऐप व्यू है, ये सब अलग अलग व्यू है। देखिए जो ऐप व्यू है तो उसमें क्या दिखता है कि मैनिफेस्ट फाइल अलग है, जावा की जितनी फाइल बना रहे हैं सब अलग है, रिसोर्स जो जो डाल रहे हैं वो अलग है, हमारा ग्रेडल अलग फाइल में बनती है। ग्रेडल क्या होता है? ग्रेडल एक बिल्डअप टूल है। जो बिल्डअप टूल हमारे यूज होते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में, जो ग्रेडल मतलब बिल्डअप टूल यूज है वो ग्रेडल है। जो इक्लिप्स में यूज होता था बिल्डअप टूल वो था आंट। तो अलग अलग हमारे पास बिल्डअप टूल यूज होते हैं। तो जो ग्रेडल के द्वारा ही हम परमिशन दे सकते हैं कि कौन सा हम SDK कौन सा API लेवल यूज कर रहे हैं, कौन सा मान लीजिए अगर हमें मॉडिफाई करना होगा, किसी को परमिशन देना होगा तो हम ग्रेडल की मदद से हम उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ग्रेडल क्या है? देखिए ग्रेडल के बारे में लिखा गया है, ग्रेडल इज ए बिल्ड सिस्टम ओपन सोर्स विच यूज टू ऑटोमेट बिल्डिंग टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट etc. build dot gradle or script where one can automate the task। तो सिंपल सी मतलब है जो ग्रेडल हमारे लिए हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज हुआ है वो क्या है कि एक बिल्डअप टूल है जो हमारे कोड को बिल्ड कर रहा है। पूरे जो हम कोड कर रहे हैं, जो XML फाइल बन रहा है, जो जावा फाइल बन रहा है, उन सबको बिल्ड करके एक APK फाइल जनरेट करने का काम है, पूरा कन्वर्ट करने का, टेक्स्ट फाइल से लेके कन्वर्ट करने का, उसको APK में चेंज करने का काम ग्रेडल का है पूरा। अगली बात करते हैं रिसोर्स के बारे में। जो ये रिसोर्स हैं कि रिसोर्स नाम का फोल्डर है, इसमें क्या होगा, जो हमारे एंड्रॉयड में यूज होगा, जावा की फाइल अलग होती है, मैनिफेस्ट की फाइल अलग होती है, और जितने भी हम अलग चीज यूज करेंगे वो सब क्या होता है? रिसोर्स होता है, जो पूरे हमारे ऐप को चलाने के लिए होता है। तो रिसोर्स क्या होता है? एक डायरेक्टरी है, इसमें तमाम तरीके के रिसोर्स यूज होते हैं, जैसे इमेज रिसोर्स हुआ, टू लेआउट का रिसोर्स हुआ, मिप मैप रिसोर्स हो गया। देखिए यहाँ लेआउट का रिसोर्स है, मिप मैप का है, बैलूज का है, ये सब अलग अलग रिसोर्स यूज हो रहा है। ड्राइवल का है, ड्राइवल में क्या हम रखते हैं? इमेज फाइल।
वैल्यूज में जैसे कलर क्या हमें यूज करना है, डायमेंशन कितना यूज करना है, कौन कौन सी स्ट्रिंग कहाँ यूज करनी है, ये सब क्या होता है अलग अलग वैल्यूज में हम रखते हैं। हम चाहें तो एक ही फोल्डर में रख सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। अगर हमारे पास फैसिलिटी है कि अलग अलग रख के हम बनाएं, तो जाहिर सी बात है अलग रखने से क्या होगा, सब घालमेल नहीं होगा, हमें अच्छे से मैनेज हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट। तो क्या है कि देखिए ड्राइवल में हम क्या रखते हैं, इमेज रखते हैं। किस टाइप का, बिटमैप फाइल जैसे पीएनजी हुआ, जेपीजी हुआ, ये सब क्या होता है ड्राइवल में रखते हैं। एनिमेशन रखते हैं। मिप मैप में क्या रखा जाता है, मिप मैप में क्या रखा जाता है, आइकन लॉन्चर रखा जाता है। हम लोग देखते होंगे कि जैसे पेटीएम का ऐप है, पेटीएम का ऐप है तो उसका जो आइकन होगा, कुछ हमारे मोबाइल पे आइकन बना होगा जिसको हम क्लिक करके ओपन करते हैं। अगर हम अलग मोबाइल में किसी दूसरे का मोबाइल में देखें तो उसमें कुछ मतलब वही आइकन होता है, कुछ राउंड में होता है, कहीं कहीं स्क्वायर में होता है, कहीं कहीं हल्का कटा होता है कोने पे। तो ये अलग अलग इमेज का यूज करते हैं। तो इस अलग अलग इमेज को हम एक फोल्डर में रखते हैं जिसको बोलते हैं मिप मैप फोल्डर। मिप मैप फोल्डर में क्या रखा जाता है, लॉन्चर आइकन को रखा जाता है। फिर अगली बात करें हम लेआउट के बारे में। लेआउट के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जो हम लेआउट यूज कर रहे हैं, जैसे लीनियर लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट होता है, फ्रेम लेआउट होता है, ग्रिड लेआउट होता है। इन सब लेआउट को जो जो लेआउट यूज करेंगे वो सब लेआउट की कोडिंग हम कहाँ करते हैं, अपने लेआउट फोल्डर के अंदर जाके करते हैं। मीनू जैसे हम देखे होंगे कि थ्री डॉट, कोई भी ऐप है उसमें थ्री डॉट होता है। थ्री डॉट में को क्लिक करने के बाद ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मीनू बोलते हैं। तो अगर हमें मीनू से रिलेटेड काम करना है तो हम मीनू फोल्डर में जाके करेंगे, क्योंकि अगर हमें छांटना पड़ेगा कि यहाँ अगर कोई मतलब जैसे हम उस ऐप को तैयार किए हैं, उस ऐप को अगर हम तैयार किए हैं, मान लो अधूरे में रह गया, तो अगर कोई दूसरा आएगा उस ऐप को बनाने के लिए, तो अगर हम एक सीक्वेंस वे में काम करेंगे, एक स्टैंडर्ड मैनर में काम करेंगे, तो एंड्रॉयड डेवलपर को पता है कि अगर मेनू कोई डेवलपर बना रहा होगा तो इसी फोल्डर में होगा, अगर लेआउट डिजाइन कर रहा होगा तो लेआउट फोल्डर में होगा, अगर लॉन्चर आइकन बनाया होगा तो हमारे अलग फोल्डर में होगा जिसका नाम मिप मैप है। अगर कोई वैल्यू डाला होगा, मतलब कोई एप्लीकेशन का नाम या कोई अलग वैल्यू, तो अलग अलग फोल्डर में होगा। तो ये सब एक डेवलपर के लिए मतलब पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो पूरे एंड्रॉयड डेवलपर के लिए पूरा आसान कर दिया गया है कि हर एक तरीके से हम मैनेज कर सकें। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर डॉट जावा के बारे में। आर डॉट जावा क्या होता है, ऑटोमेटिक जनरेटेड फाइल होता है। जैसे हम जो अलग अलग व्यूज मिला के डिजाइन करते हैं अपने डिजाइन मतलब ऐप को, तो इन व्यू किस में बनते हैं, एक्सएमएल फाइल में बनती हैं। जो एक्सएमएल फाइल में बनता है वो हमारा जो बिल्डअप ग्रेडल सिस्टम है उसको बिल्ड कर देता है, वो उसके रिगार्डिंग क्या बना देता है, एक जावा फाइल बना देता है, जिसको जो पूरा रिसोर्स हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज हो रहा है उन सब रिसोर्स को एक अलग फाइल में जनरेट कर देता है, जिसको बोलते हैं आर डॉट जावा, जिसको मतलब सिंपल सा मतलब है रिसोर्स डॉट जावा। जितनी भी रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं उस रिसोर्स की पर्टिकुलर आईडी देकर उसे एक जावा फाइल में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा जो ग्रेडल सिस्टम है। तो जब हम कोई रिसोर्स हम लिखेंगे, रिसोर्स क्या है, ये सब रिसोर्स हैं। जैसे ड्राइवल इमेज कोई डालते हैं ये रिसोर्स है, मैप इमेज डालते हैं वो रिसोर्स है, लेआउट हम डिजाइन कर रहे हैं वो रिसोर्स है, मीनू है ये रिसोर्स है, वैल्यू कोई हम डाल रहे हैं ये सब रिसोर्स है, अलग अलग रिसोर्स हैं। अगर इन रिसोर्स की बात करें तो ये रिसोर्स पर्टिकुलर आईडी पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है आर डॉट जावा के अंदर। तो चाहे तो हम आईडी से एक्सेस करें, चाहे तो हम जावा फाइल एक्सेस करें, चाहे तो हम एक्सएमएल फाइल यूज करें एक्सेस करें।
अगर XML फाइल एक्सेस करेंगे तो अलग तरीका है, अगर जावा फाइल हमें जावा में यूज करना है तो उसके रिलेटेड हम जावा की फाइल को एक्सेस करके यूज करेंगे तो अलग तरीका है। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, ज़्यादा परेशान ना हो जी, हम आगे बात करेंगे इन सब के बारे में। तो जो हमारा R.Java है ये कौन जनरेट कर रहा है, एंड्रॉयड असिस्ट पैकेजिंग टूल मतलब AAPT के द्वारा ऑटो जनरेटेड है। R.Java में क्या होता है, इन सब रिसोर्स की ID होता है। अगर हमें किसी रिसोर्स को हमें अपने जावा के फाइल में यूज करना होता है तो हम XML के फाइल के नाम से नहीं यूज करेंगे, हम R.Java की उस पर्टिकुलर ID के नाम से ले जाके यूज करेंगे। जैसे अगर हम ड्राइवल इमेज में कोई आइकन नाम से कोई फोटो डाले हैं तो हमें अगर उसे यूज करना है तो R.drival.icon नाम से यूज करेंगे अपने जावा फाइल में। आई होप पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर हमें हेलो कोई स्ट्रिंग है, हेलो उस फाइल का नाम है, अगर हमें इसको यूज करना है तो कहाँ से यूज करेंगे, हम R.java की फाइल से यूज करेंगे। तो वो क्या हुआ, R.string। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक रिसोर्स फाइल है, एक स्ट्रिंग क्या है, रिसोर्स फाइल है। देखिए ये स्ट्रिंग क्या है, एक रिसोर्स फाइल है जो कहाँ वैल्यूज के अंदर है। तो स्ट्रिंग डॉट, अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई फाइल का नाम है तो वो लिखेंगे, जैसे स्ट्रिंग के अंदर हमारे फाइल का नाम हेलो है तो हेलो लिखेंगे, तो इसके द्वारा हम एक्सेस कर लेंगे। अगर हम बात करें इसी चीज़ को अगर हम XML के द्वारा एक्सेस करते हैं, XML के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, @string/hello, तो इसके द्वारा हम एक्सेस कर लेते हैं। अगर जावा फाइल से यूज करना है तो इसके द्वारा करेंगे, r.string.hello से एक्सेस करेंगे। तो आई होप पूरा समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि हम कैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कैसे एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे, उसके क्विक स्टार्ट मेनू पे जाएंगे और स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर अगला क्या है पॉइंट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को किसी नाम से, मान लीजिए हमारे प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट ऐप, तो फर्स्ट ऐप वहाँ नाम डाल के हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। या तो हम अपनी किसी ऐसे कंपनी का नाम यूज करेंगे, मान लीजिए हम MMIT के लिए यूज कर रहे हैं तो MMIT लाइव करके यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, कंपनी का नाम डिजायर्ड है, मतलब ये ऑप्शनल है, अगर हमें कंपनी का नाम डालना है तो डालेंगे। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब अगला ऑप्शन आएगा कि जो ये एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं वो किसके लिए तैयार कर रहे हैं, स्मार्ट वॉच के लिए या कार के लिए या फ़ोन टैबलेट के लिए या टीवी के लिए। तो अलग अलग मतलब अगर हमें फ़ोन के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो फ़ोन एंड टैबलेट का यूज चेक करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और उसके साथ ही साथ हमें मिनिमम SDK क्या है, मिनिमम SDK का मतलब किस API लेवल पे काम करेंगे। अगर हम API लेवल 24 पे अगर काम कर रहे हैं तो जो हमारे सिस्टम में API लेवल 25 पड़ा होगा किसी के फ़ोन में, तो वहाँ क्या होगा, ये ऐप काम नहीं करेगा। API लेवल मिनिमम मतलब मिनिमम रखना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम हमारी डिवाइस कवर हो जाए। जैसे कि अगर हम बात करें एंड्रॉयड 11 की, अभी एंड्रॉयड 11 की बात करें तो एंड्रॉयड 11 क्या है कि बहुत ही कम सिस्टम में होगा। उसकी API लेवल क्या है, एंड्रॉयड 11 की लगभग 30-40 के करीब है। कितना है यहाँ देख लेते हैं, ये है एंड्रॉयड API लेवल 30। तो एंड्रॉयड 11 के लिए जो API लेवल अगर हम 30 सेलेक्ट कर लेंगे तो जो हम ऐप डेवलप करेंगे वो 2-4% यूजर के लिए ही हो पाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मिनिमम API लेवल सेट करना चाहिए ताकि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस कवर कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस में ये एप्लीकेशन चल सकें।
तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि मिनिमम एसडीके क्या है। मिनिमम एसडीके का मतलब जो एपीआई लेवल हो वो मिनिमम रखेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन या टैबलेट में वो एप्लीकेशन चल सके। फिर नेक्स्ट करके फिर क्या सेलेक्ट करेंगे, कोई एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। मतलब अगर हम कोई एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं तो कोई ना कोई स्क्रीन होगा। अगर हम सर्विस बनाते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हमें सर्विसिंग वाली खाली ऐप बनानी होती तो उसमें स्क्रीन नहीं दिखता, सिर्फ नोटिफिकेशन बार दिखता है और तमाम हिडन भी होता कुछ। तो अगर हमें एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होगा। अगर कोई ना कोई एक्टिविटीज़ है तो हम उसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। हमें कुछ करना नहीं है एंड्रॉयड स्टूडियो में, सिर्फ हमें सेलेक्ट करके डिजाइन करके ही बना लेना है। कोडिंग है, लेकिन जो इनिशियल लेवल पे हम कोडिंग करेंगे वो इनिशियल लेवल पे कोडिंग बहुत कम ही करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जब पहला एप्लीकेशन हम बना लेंगे, अगर ओपन करेंगे तो कौन कौन सा हमें पेजेस दिखेगा। अगर हम सबसे पहले क्या दिखेगा, जो एक्टिविटीज़ का नाम हम डालेंगे उस एक्टिविटीज़ के नाम से दो फाइलें दिखेंगी, एक XML फाइल दिखेंगी, एक .java फाइलें दिखेंगी। जो पहला है XML, उसमें क्या होता है, टेस्ट व्यू की तरह होता है। जो डिजाइन हम करते हैं ये फ्रंट एंड का डिजाइन है, और जो जावा फाइलें होती है वो अलग फोल्डर अलग फाइल में पूरा लिखा होता है। देखिए, अगर हम ये जो डिजाइन व्यू है, मेरा डिजाइन जो दिख रहा है, इसको हम डिजाइन व्यू भी करके देख सकते हैं। ये हम फोटो उसका स्नैपशॉट लगाएं, यहाँ क्लिक करके हम नहीं दिखा सकते हैं कि ये मेरा डिजाइन व्यू ऐसा दिखेगा। लेकिन जब आप लोग अपने घर पे बैठ के आराम से ये एंड्रॉयड स्टूडियो पूरा डाल के काम करेंगे तो एक टेस्ट व्यू होगा, एक डिजाइन व्यू होगा। दोनों तरीके से आप अलग अलग काम कर सकते हैं। वो सिर्फ डिजाइन व्यू मतलब जो XML फाइल होगी उसके रिलेटेड होगी, और लेकिन जावा फाइल में आपको कोडिंग ही करना है। इसको हम डिजाइन व्यू से नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट व्यू के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। उसमें कोडिंग पूरा करके आपको काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, अगर मेरी कोई एप्लीकेशन तैयार हो गया है, अब एप्लीकेशन बना लिए हैं, अब हम रन करके देखना चाहते हैं, तो हमें क्या किसी एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी कि जिसमें हम रन कर सकें। तो जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है, एक ये वर्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस बनाने का वो फीचर देता है, जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्चिंग इम्यूलेटर बोलते हैं। जो अलग इम्यूलेटर पे बना के हम उस पर रन करा सकते हैं। मतलब एक वर्चुअल मोबाइल फ़ोन क्रिएट करके उस पर हम एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। हम चाहें तो इस एप्लीकेशन को अपने मतलब जो रियल डिवाइस है, जो रियल फ़ोन है मेरे पास, उस पर भी हम रन करा सकते हैं। अगर हमें इम्यूलेटर बनाना है, मतलब वर्चुअल मोबाइल फ़ोन बनाना है, तो हम कहाँ से वो बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम टूल पे जाएंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे, उसमें टूल ऑप्शन पे जाएंगे, टूल के अंदर एंड्रॉयड के अंदर एवीडी मैनेजर होगा। एवीडी मैनेजर पे हम क्लिक करेंगे। एवीडी मैनेजर पे हम क्लिक करने के बाद क्या कह रहा है, शो योर करंट वर्चुअल डिवाइस। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिएट मतलब जितने भी हम वर्चुअल डिवाइस क्रिएट किए रहे होंगे वहाँ दिखाएगा। लेकिन अगर कोई भी वर्चुअल डिवाइस नहीं है तो हमें क्रिएट करने का भी ऑप्शन आएगा वहीं पे। तो क्रिएट वर्चुअल डिवाइस के नाम से हम क्लिक करके वहाँ नेक्स्ट करके हम जिस नाम से बनाना चाहते हैं, जिस उससे बनाना चाहते हैं, वो सब कुछ आ जाएगा। फिर क्या है कि अगर हम नेक्स्ट पे क्रिएट करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि किस सिस्टम वर्जन क्या है, किस नाम से आपको रिलीज करना है, कौन सा API लेवल यूज करना है, ये सब पूरा पूछ के नेक्स्ट करके फिनिश हम कर देंगे। फिनिश करने के बाद हमारे जो ऑप्शन में आ जाएगा, यहाँ वर्चुअल मतलब जहाँ रन कराने का ऑप्शन होगा वहाँ आ जाएगा आपके डिवाइस का नाम। अगर हम रियल डिवाइस यूज करेंगे तो वहाँ रियल डिवाइस का नाम आ जाएगा।
तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी ऐप का इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, हम अपने लैपटॉप में कैसे या डेस्कटॉप में कैसे इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे पूरे हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने के लिए। उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास जेडीके की ज़रूरत पड़ेगी, एसडीके की ज़रूरत पड़ेगी और किसी आईडीई की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एसडीके हम अलग से ना डालें तब भी काम हो जाएगा, लेकिन हमें जेडीके सबसे पहले हमें जेडीके को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जेडीके के जावा की पाथ सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, हमें आईडी एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करके रन कराना पड़ेगा। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जेडीके फाइल एडीके फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। अगर हम पूरे एंड्रॉयड स्टूडियो की बात करें, अगर हम एंड्रॉयड स्टूडियो को डालेंगे तो क्या होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर है वो लगभग 1.5 से 2 मतलब 1 GB के करीब डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अगर हम उसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल के समय हमारे पास ये कंपलसरी है कि नेट से कनेक्ट होना चाहिए, वो भी हाई फाई नेट से कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो प्रोसेसिंग जल्दी करेगा। तभी, क्योंकि जब एंड्रॉयड स्टूडियो डालेंगे तो क्या होगा, जो एसडीके वाली फाइल है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा, जो हमारे एपीआई अलग अलग एपीआई लेवल है उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, जो हम वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करेंगे उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। वो सब क्या करेगा, उस समय जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे तो ये सब अलग से फाइलें आके उसमें डाउनलोड होके इंस्टॉल होगा। इसीलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि ये एंड्रॉयड स्टूडियो यार कौन इतना करेगा। इसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फाइल बहुत बड़ी है। लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 से 2 GB के करीब जब हम इंस्टॉल करेंगे, लगभग 2 GB के करीब वो अलग से फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। अगर 2 GB की फाइल है तो मिनिमम हमारे पास कम से कम 3.5 GB 4 GB के करीब डेटा होना चाहिए, क्योंकि वो सर्फिंग करके सर्च करके वो ढूंढेगा फाइल, फिर डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा, तो इन सब में डाटा हमारा ज़्यादा खर्च होगा। तो लोग कहते हैं यार एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा। क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास 2 GB डाटा है, उसी को लगा के इंस्टॉल कर रहे हैं, पता चला कि उसमें आधी फाइलें आई आधा नहीं आया, तो उस केस में हमारा एरर आएगा। जो हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे रन करेंगे वो अच्छे से रन नहीं होगा, एरर आता रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम एंड्रॉयड स्टूडियो डाल रहे हैं अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास मिनिमम 4 GB डाटा होना चाहिए। और ये डाटा की स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना कम टाइम लगेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास 1 MB की स्पीड आ रही है तो 1 MB की स्पीड में मिनिमम मान के चलो 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा ये सब इंस्टॉल होने डाउनलोड होने में लगेगा। लेकिन हाई फाई स्पीड जैसे 3 GB, किसी के ब्रॉडबैंड की 3 GB 4 GB डाटा होगा तो ये मान के चलिए आधे घंटे में ये काम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि 2-2 3-3 दिन से लगे पड़े होते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल ही नहीं हो पाता है। तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रॉब्लम आती है, हमारे नेटवर्क सिस्टम में, हमारे इंटरनेट में। अगर जितनी इंटरनेट फास्ट है उतनी जल्दी हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। अब सुनिए, जो एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे ये बड़ी सॉफ्टवेयर है तो हमारा सिस्टम हमेशा हैंग होता रहता है। तो जो हमारे जिस सिस्टम में हम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे हैं उस सिस्टम की मिनिमम रैम 4 GB होना चाहिए। अगर 4 GB रैम है तभी उस सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो डालिएगा, वरना बहुत परेशान होंगे, हमेशा सिस्टम हैंग करता रहेगा। तो अगर हम 2 GB में भी डाल सकते हैं, लेकिन यही है कि 2 GB रैम वाले में क्या होगा, हैंग करेगा। कोई वर्चुअल डिवाइस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो स्टार्ट नहीं होगा, हैंग करता रहेगा। अगर हम वर्चुअल डिवाइस ना स्टार्ट करें, रियल फ़ोन में उस ऐप को रन करके देखें तो क्या होगा
कि वो थोड़ा बहुत काम करेगा, लेकिन जैसे ही वर्चुअल डिवाइस ओपन करेंगे वैसे ही हैंग होना शुरू हो जाएगा। ये हम बात नहीं कर रहे हैं हर सिस्टम की, किसी किसी का हार्डवेयर ज़्यादा कमज़ोर होता है उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के साइड पे जाएंगे, ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे? गूगल पे सर्च करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो, ऊपर ही लिंक आ जाएगा, वहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। अगर कोई एंड्रॉयड से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो हमारे पास एक साइट है developer.android.com करके, उस साइट से आप हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पूरी जानकारी आपको एंड्रॉयड से रिलेटेड मिलेगी। ये साइट किसकी है हम पहले ही वीडियो में बात कर चुके हैं। किसकी है? गूगल की है। ये किसके लिए बनाया है? अपने जो एंड्रॉयड डेवलपर हैं उनको ज्ञान देने के लिए, उनको सिखाने के लिए कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में काम करेंगे। ये सब उस साइट पे पूरी मिलेगी, डॉक्यूमेंटेशन है पूरी एंड्रॉयड स्टूडियो की। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा कि हमें कहाँ से क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले काम ये करना है, अगर हम अपने सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो डालना चाह रहे हैं तो मिनिमम 4 GB रैम का लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। 4 GB से कम होगा तो वहीं प्रॉब्लम होगी, हमेशा हैंग करेगा। और फिर अगर हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को तो मिनिमम हमारे मोबाइल या ब्रॉडबैंड में मिनिमम 4 GB की डेटा होने चाहिए, वो भी स्पीड तगड़ी टाइप का होना चाहिए। स्पीड अच्छी आए, नेटवर्क अच्छा रहे तभी जल्दी हो पाएगा, नहीं तो पता चला आधी फाइलें हुई आधी नहीं हुई तो उस कारण आपके जो एप्लीकेशन हम रन कराएंगे वहाँ एरर आएगा। तो ये सब बातें एंड्रॉयड इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूरा फिनिश हो गया। तो इस वीडियो में अभी तक लगभग 2 चैप्टर आज तक फिनिश हो चुका है। अब हम तीसरा चैप्टर जो मतलब इम्पॉर्टेंट, जहाँ से हमारा बेसिक ज्ञान शुरू होता है। अभी तक तो ज्ञान चल रही थी कि एंड्रॉयड क्या होता है, कैसे हम सॉफ्टवेयर को सेटअप करेंगे, ये सब बातें चल रही हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे एप्लीकेशन बनाएंगे, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे।